हेलो स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार जांगिड़ श्रीमती राम कुमारी गर्ल्स स्कूल मुकनगढ़ मंडी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, कल अपना जो चैप्टर चल रहा था विश्व के जो कृषि के प्रकार है, इसके अंदर अपन ने जीवन निर्वहन कृषि और विस्तृत वाणिज्य अनाज जो कृषि है उसको अपन पढ़ चुके हैं। अब अगली जो अपनी कृषि है नंबर 4 नंबर जो कृषि है वो है आपकी बागाती कृषि, या इसको बागानी कृषि भी बोल देंगे। बागाती या बागानी कृषि एक ही बात है, बागानी या बागाती कृषि। ठीक है, इसको अपन पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे नाम से पता है बागाती या बागान, इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक तरह से बाग लगाकर जो कृषि की जाती है उसको अपन क्या कहते हैं, बागानी कृषि बोलते हैं या बागाती कृषि बोलते हैं। पहली बात ये। दूसरी बात है, इस कृषि की शुरुआत किसने की? इस कृषि की शुरुआत किसने की थी भाई? इस कृषि की शुरुआत हुई थी उपनिवेशवाद के दौरान। उपनिवेशवाद के दौरान बागानी कृषि की शुरुआत हुई थी। दूसरी बात, उपनिवेशवाद क्या होता है भाई? देखो, उपनिवेशवाद का मतलब जिस समय विश्व के विभिन्न देश, ठीक है ना, विश्व के विभिन्न देशों को कई देशों ने अपना गुलाम बनाया था, उसको कहा जाता है उपनिवेशवाद। जैसे भारत किसका गुलाम था उस समय? अंग्रेजों का, ब्रिटेन का, इंग्लैंड का गुलाम था। तो वो एक समय था, उस समय अंग्रेजों ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बागानी या बागवानी कृषि जो है इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, क्योंकि तो उसका उत्तर ये हो जाएगा भाई, करने का कारण ये था कि विश्व के अंदर जो उष्ण कटिबंधीय भाग है, जैसे कृषि है, शीतोष्ण कटिबंध में जो पौधा उगता है वो उष्ण कटिबंध में नहीं उगता। जो उष्ण कटिबंध में फसल होती है वो शीतोष्ण कटिबंध में नहीं होती। तो यूरोप के जितने देश हैं उन लोगों ने लगभग सभी देशों को गुलाम बना रखा था। ठीक है, अब कुछ ऐसी फसल थी जैसे चाय, कॉफी, कहवा, रबड़, केले, इस प्रकार की फसलों का उत्पादन वो यूरोप के अंदर नहीं कर सकते थे। ठीक है ना, इसलिए उन्होंने क्या किया, अपनी इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने द्वारा जो बनाए गए उपनिवेश देश थे उन देशों के उष्ण कटिबंधीय भागों के अंदर उन्होंने ये बागवानी कृषि शुरू की थी। समझ में आई बात? किसने शुरू की थी? अंग्रेजों के द्वारा यह कृषि है वो शुरू की गई। ठीक है, अब देखो क्या कहते हैं इन्होंने, ब्रिटेन के जो लोग थे, इन ब्रिटेन के लोगों ने भारत, श्रीलंका आदि पर कब्जा कर रखा था। तो भारत व श्रीलंका, इन दोनों देशों के अंदर ब्रिटेन वासियों ने चाय की खेती की शुरुआत की। ठीक है ना, चाय की फसल। तो चाय की फसल के बाग होते हैं बेटा, चाय की फसल के बाग होते हैं, मतलब ढाल वाले जो क्षेत्र होते हैं, छोटी छोटी पहाड़ियों क्षेत्रों में चाय के बागान लगाए जाते हैं। तो ब्रिटेन के लोगों ने भारत और श्रीलंका में चाय की शुरुआत की, क्योंकि प्राचीन समय के अंदर ब्रिटेन के जो लोग थे वो चाय का व्यापार करते थे चीन के साथ में। मतलब चीन से चाय मंगवाते थे और उसके बदले में क्या देते थे उनको अफीम देते थे। अफीम एक नशीली चीज़ होती है। अब क्या हुआ, चीन के लोगों को वो नशा करने की आदत पड़ गई। ठीक है, चीन के लोगों को क्या हुआ, नशा करने की आदत पड़ गई। अब धीरे धीरे क्या हुआ, चीन के अंदर लोग जो थे वो नशेड़ी हो गए। तो चीन की सरकार को उसकी चिंता हुई। तो चीन की सरकार ने तुरंत क्या किया, व्यापार रोक दिया कि ना हम आपको चाय देंगे ना आपसे अफीम लेंगे। अब चाय कहाँ से लें? तब जाके ब्रिटेन के लोगों ने उष्ण कटिबंधीय भारत और श्रीलंका उस भागों के अंदर जाकर चाय की खेती की शुरुआत की थी। 1859 में जो अपने असम है, ब्रह्मपुत्र की घाटियाँ, उन क्षेत्रों के अंदर भारत के अंदर जो है अंग्रेजों ने चाय की शुरुआत की थी। इसके अलावा मलेशिया के अंदर रबड़ लगाए इन्होंने। मलेशिया जो देश है, इस मलेशिया में किसके लगाए? रबड़ के बागान। ठीक है ना, रबड़ के बागान। रबड़ जो है, ये रबड़ भी उष्ण कटिबंधीय भागों के अंदर ही पैदा होता है। तो मलेशिया में रबड़ लगा दिए। पश्चिमी द्वीप समूह के अंदर गन्ना व केले। ठीक है, केले के भी बागान होते हैं, गन्ने के भी बागान होते हैं।
पश्चिमी द्वीप समूह के अंदर उन्होंने, पश्चिमी द्वीप कौन से है, जैसे ये कैरेबियन द्वीप है ना, छोटे छोटे द्वीप है, वो पश्चिमी द्वीप बोलते हैं। तो इन क्षेत्रों के अंदर उन्होंने गन्ना और केले के बागान शुरू किए थे। साथ में ये जो फ्रांस, ये तो ब्रिटेन वाले थे, फ्रांसीसी जो लोग थे, इन फ्रांसीसियों ने क्या किया, जो पश्चिम अफ्रीका है, इस पश्चिम अफ्रीका के अंदर कहवा, कहवा एक पेय पदार्थ होता है, ठीक है ना। कहवा कैसा पदार्थ होता है, पेय पदार्थ से चाय और कॉफी पीते हैं अपन, उसी प्रकार ये पेय पदार्थ होता है। तो इसके अंदर कोकोआ, इनकी शुरुआत की, सॉरी कहवा के लिए कॉफी की शुरुआत की थी, कॉफी, ठीक है। कॉफी और कोकोआ की शुरुआत अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी भाग के अंदर इन्होंने शुरू की थी। इसके अलावा अमेरिका वासियों ने, अमेरिकी जो लोग हैं, अमेरिकी लोगों ने क्या किया, तो फिलीपींस है, फिलीपींस, इस फिलीपींस के अंदर इन्होंने, फिलीपींस जो देश है ये मलेशिया वगैरह के पास में है, इस फिलीपींस देश के अंदर अमेरिका के लोगों ने नारियल और गन्ने के पेड़ लगाए हैं, नारियल व गन्ना, इनके बागान शुरू कर दिए, ठीक है, अमेरिका के लोगों ने फिलीपींस के अंदर। साथ में जो ब्राजील है, इस ब्राजील के अंदर विभिन्न यूरोपीय जो देश है, उन्होंने कॉफी के बागान लगाए, बड़े बड़े कॉफी के बागान, ठीक है, किसने लगाए, यूरोप के देशों ने। और इन कॉफी के बागानों के अंदर इन्होंने कॉफी करना शुरू कर दिया। तो कॉफी के जो बड़े बड़े बागान होते हैं, उनको अमेरिका के, सॉरी ब्राजील के अंदर क्या कहा जाता है, फेजेंडा, याद रखना फेजेंडा। कई बार एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं यहाँ से, फेजेंडा क्या होता है। तो फेजेंडा क्या होता है, ब्राजील में कॉफी के बड़े बड़े बागानों को क्या कहा जाता है भाई, फेजेंडा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है बागानी कृषि के अंदर आती है। इनकी शुरुआत जो है उपनिवेशवाद के दौरान हुई थी। अमेरिका, सॉरी यूरोपियन जो लोग हैं, उन्होंने अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए उष्णकटिबंधीय भागों के अंदर इस प्रकार की कृषि को शुरू किया था। जैसे जैसे उपनिवेश समाप्त हुआ, वैसे वैसे वर्तमान समय के अंदर ये सारे बागान जो है विभिन्न देशों के कब्जे में आ गए। जैसे ब्रिटेन का जो भारत और श्रीलंका पर अधिकार था, तो चाय की फसल पर भी किसका था, ब्रिटेन का। लेकिन अब वर्तमान में भारत और श्रीलंका का है। मलेशिया में रबड़, पश्चिमी द्वीप में गन्ना, अफ्रीका के अंदर कॉफी, फिलीपींस के अंदर नारियल है, और ब्राजील के अंदर क्या है, कॉफी के बागान है। इन सभी पर अपना अपना अधिकार हो गया है। ये सभी अपने अधिकारों का प्रयोग करके इनकी फसल को लेते हैं और स्थानीय बाजारों के अंदर इसको निर्यात करते हैं, ठीक है। ये तो इसकी नॉर्मल बातें हो गई। फिर इनकी विशेषता देखते हैं अपन भाई, बागानी कृषि जो है इसकी विशेषता क्या क्या है। बागानी कृषि की विशेषताएं देखो। पहली विशेषता है इस कृषि में पूंजी की आवश्यकता अधिक होती है। पूंजी की आवश्यकता अधिक होती है, ठीक है भाई। पूंजी की आवश्यकता होती है, मतलब जैसे बागान वगैरह लगाते हैं तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है। साथ में उच्च प्रबंध, तकनीक व वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग, ठीक है। मतलब इसके अंदर इसका जो देखभाल है या उसका प्रबंधन है वो बढ़िया तकनीकी और वैज्ञानिक विधियों के द्वारा इस फसल के अंदर किया जाता है। तीसरी विशेषता, बड़ी संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। बड़ी संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है भाई, श्रमिकों की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब देखो
अब अंग्रेज सदमी कहाँ से लगे, अंग्रेज तो खेती में काम नहीं कर सकते, तो उन्होंने क्या किया, अपने उपनिवेश के दौरान जो जिन देशों को गुलाम बना रखा था वहां से लोगों को जबरन वहां से उठाया। जैसे मान लो अफ्रीका महाद्वीप है, तो अमेरिका के अंदर काम करने के लिए लोगों को वहां पर ले गए, जबरदस्ती हमें अफ्रीका महाद्वीप से ले गए, भारत से ले गए लोगों को। तो इस प्रकार क्या करते थे, ये जबरदस्ती श्रमिकों को वहां पर भेजते थे काम करने के लिए ऐसे बागानों के अंदर, है ना। तो ऐसे जो जबरदस्ती लोगों को वहां भेजते थे उसको कहते था दास व्यापार, ठीक है ना। अंग्रेज लोग थे कॉफी के बागानों में, चाय के बागानों में या अन्य बागानों के अंदर काम करने के लिए अपने उपनिवेश देश के लोगों को जबरदस्ती पकड़कर उस क्षेत्र में भेजते थे, उसको दास व्यापार कहा जाता है। तो इसी के अंदर इनकी देख रेख निराई गुड़ाई वगैरह करने के लिए, तुड़ाई करने के लिए बड़ी संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। जैसे मान लो चाय की फसल होती है, तो चाय की फसल के अंदर आप लोग देखते हैं, कई बार फिल्मों में देखा होगा आप लोगों ने, चाय के बागान जो होते हैं उन्हें पत्ती तोड़ने के लिए महिला श्रमिकों की आवश्यकता अधिक होती है, ठीक है ना, क्योंकि उनकी तुड़ाई निराई गुड़ाई देख रेख करने के लिए इसमें श्रमिकों की आवश्यकता अधिक होती है। एक खासियत क्या है, इससे कई उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त होता है। कच्चा माल प्राप्त होता है, ठीक है ना। कच्चा माल प्राप्त, जैसे रबड़ है, रबड़ उद्योग के लिए रबड़ यही से मिलता है, केला उद्योग है, चीनी उद्योग है ना, चाय उद्योग है, कॉफी उद्योग है। तो इन विभिन्न प्रकार के उद्योगों को कच्चा माल यही से मिलता है। साथ में प्रमुख फसल कौन कौन सी है भाई, प्रमुख फसलों के अंदर इलायची, काली मिर्च, चाय, कॉफी, गन्ना, रबड़, केले आदि प्रमुख फसलें, ठीक है। बागवानी कृषि की प्रमुख फसलें कौन सी है, इलायची, काली मिर्च, चाय, कॉफी, गन्ना, रबड़, इस प्रकार की जो फसलें हैं ये प्रमुख फसलें हैं। साथ में अगर पूछे भाई इसका क्षेत्र कौन कौन सा है, तो इस कृषि में इसका प्रमुख क्षेत्र देखो मैंने अभी बताया था, इंडोनेशिया आ गया, तो इंडोनेशिया, ठीक है, दक्षिण पूर्व भारत, श्रीलंका, मलेशिया, फिलीपींस, इसके अलावा ब्राजील, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका, चीन आ गया, चीन, म्यांमार, कंबोडिया, फिजी आदि देशों के अंदर जो है ये कृषि मुख्य रूप से की जाती है। तो मानचित्र के अंदर भी आपको ध्यान रखना है, इंडोनेशिया, दक्षिण पूर्वी भारत, आप लोग देख लेना एक बार, मैं आपको मानचित्र दोबारा क्रम से करा देंगे सारे मानचित्र। तो आप लोगों को अगर कहीं मिले ये सारे क्षेत्र, तो उसके अंदर आप लोगों को देखना है कि कौन कौन सा क्षेत्र कहाँ पर है, इनको याद भी करना है। जैसे श्रीलंका कहाँ पर है, मलेशिया कहाँ, फिलीपींस, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, चीन, तो ये कई चीज़ों तो इनके अंदर मैंने आपको बताई हुई है, कॉमन भी है, कई आपको आनी भी चाहिए इसमें। तो इस प्रकार ये बागवानी कृषि है और इसकी बहुत सारी विशेषता हो गई। तो उम्मीद है मुझे आपको ये बागवानी जो कृषि है इसकी विशेषताएँ, किस प्रकार इसकी शुरुआत हुई, ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। इसके बाद में हम देखते हैं दूसरी एक कृषि और है, मिश्रित कृषि। देखो जैसे मिश्रित कृषि नाम से बताया कि मिश्रित कृषि क्या होती है, तो इसमें इसकी विशेषता हो जाएगी, इसमें देखो फसल उत्पादन
व पशुपालन। ध्यान रखना, इसमें पशुपालन और फसल उत्पादन दोनों साथ किए जाते हैं। ठीक है। पहली सबसे बड़ी खासियत है मिश्रित का मतलब जानते हैं ना, मिश्रण। तो ये जो कृषि है इसके अंतर्गत है आधुनिक जो विकसित जो देश है, इन देशों के अंदर उन्होंने कृषि के साथ साथ पशुपालन का काम वो भी साथ साथ शुरू कर दिया। तो ऐसी कृषि को अपन क्या लेंगे भाई, ऐसी कृषि को अपन मिश्रित कृषि के नाम से जानते हैं। तो इसमें दोनों समान रूप से पाले जाते हैं। दूसरी विशेषता, खेतों का आकार मध्यम होता है। खेतों का आकार मध्यम, मतलब छोटा भी नहीं होता है और बड़ा भी नहीं होता है, लगभग एक ही मीडियम साइज के जो खेत है इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके अंदर देखो, अब जैसे पशुपालन साथ में किया जाता है तो कौन सी फसलों को पैदा करेंगे अपन, जैसे गेहूं है तो गेहूं खाने के भी काम आएंगे, और गेहूं का जो बचा हुआ भाग है वो पशुओं के चारे के काम में भी लिया जाता है। तो इसमें गेहूं साथ में जौ, राई, मक्का जैसी चारे वाली फसलें बोई जाती है। प्रमुखतः बोई जाती है। ठीक है, चारे वाली फसलें बोई जाती है, मतलब इससे खाद्यान्नों का उत्पादन भी हो जाएगा, साथ में इनका बचा हुआ जो भाग है उसको अपन पशुओं के काम में भी ले लेंगे। साथ में देखो, ये तो प्रमुख फसलें हो गई। फसलों के साथ, फसल के साथ क्या पालेंगे इसमें, देखो जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मुर्गा या मुर्गी आदि पशु पाले जाते हैं। ठीक है, मतलब है फसलों के साथ साथ में गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि जो फसल है, सॉरी आदि जो मवेशी है, इनको भी पाला जाता है। साथ में देखो इसमें एक नाम आ रहा है, सस्यावर्तन भी किया जाता है। सस्यावर्तन, देखो सस्यावर्तन का मतलब क्या होता है, जैसे फसलों की निराई गुड़ाई करना, ठीक है ना, निराई गुड़ाई करके फसलों को ज़्यादा उत्पादन लिया जाता है। एक तरह का अंतर फसली, अंतर है फसल कृषि, मतलब ये दोनों करके क्या करते हैं, मृदा का उपजाऊपन बढ़ाते हैं। ठीक है ना, सस्यावर्तन और अंतर फसल जो कृषि, मतलब इसके अंदर फसलों को अदल बदल कर बोते हैं। जैसे मान लो बाजरे की फसल बोई, अगली फसल के अंदर वहाँ पर क्या बोएंगे, चने की फसल, जहाँ पर चने की फसल होती, या फिर अगली बार वहाँ पर क्या बोएंगे, गंवार की फसल, गंवार की फसल पे अपन सरसों की फसल या गेहूँ की फसल बोते। तो इस प्रकार से क्या होता है, मृदा का उपजाऊपन भी इसमें बना रहता है। तो ये दोनों चीज़ें, सस्यावर्तन और अंतर फसली जो कृषि है, इससे मृदा की गुणवत्ता को बनाए रखा जाता है। दूसरी, इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, मतलब भारी पूंजी की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि फसल बोने के लिए साथ में जो पशु खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की आवश्यकता होती है, इसलिए इस प्रकार की फसल के अंदर अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। साथ में कुशल व योग्य श्रमिक, कुशल व योग्य श्रमिक या किसान बोल देंगे अपन, योग्य जो किसान है वो ही इस प्रकार की कृषि को कर सकते हैं, क्योंकि पशुओं की देख रेख साथ में जो फसल का उत्पादन है वो करने के लिए कुशल और योग्य कृषक है वो आवश्यक होते हैं। दूसरी है कि इस प्रकार की कृषि जो है महानगरों के निकट की जाती है। महानगरों के निकट की जाती है भाई। क्यों की जाती है महानगरों के निकट? महानगरों के निकट करने का कारण जो है, ये पशुपालन से प्राप्त जो उत्पाद है उनको महानगरों के अंदर बेचा जाता है। जैसे मतलब गाय, भैंस, भेड़, बकरी वगैरह, इनसे दूध है,
इनसे चमड़ा है या फिर इनसे अन्य जो उत्पाद है जैसे मुर्गी है, बकरी वगैरह, तो इससे मांस वगैरह जो है इसके उत्पादन के लिए पाला जाता है। तो वो महानगरों के अंदर जल्दी से जल्दी उसको निपटाने के लिए महानगरों के निकट जो है इस प्रकार की कृषि को प्रमुख रूप से किया जाता है। इसके अंदर उत्तम कृषि विधि अपनाई जाती है। उत्तम कृषि विधि, ठीक है ना, अधिक उत्पादन करने के लिए कृषि की विभिन्न प्रकार की विधियां होती है। तो उनमें जो सबसे बढ़िया विधि होती है उन विधियों को अपनाया जाता है। और उत्तम परिवहन के साधन, उत्तम परिवहन के साधन भी आवश्यक होते हैं। अब उत्तम परिवहन के साधन क्यों आवश्यक होते हैं? क्योंकि इन उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने के लिए उत्तम या सुगम परिवहन के साधन आवश्यक है। और सरकार की भी कुछ योजनाएं होती है जिसकी वजह से ऐसी कृषि को बढ़ावा मिलता जा रहा है। सरकार भी जो है विभिन्न प्रकार के ऋण वगैरह उपलब्ध करा के ऐसी फसल को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। तो इस प्रकार ये जो मिश्रित कृषि है, इस मिश्रित कृषि की ये 7, 8 या 9, 10 विशेषताएं हो गई। अगर बात करें कि ये कौन कौन से क्षेत्रों में की जाती है, तो इसके क्षेत्र है, क्षेत्र के अंदर देखना आपको विकसित देशों में की जाती है। विश्व के जो विकसित देश है, ऐसे विकसित देशों के अंदर इस प्रकार की कृषि जो है प्रमुख रूप से की जाती है। जैसे उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, सभी को पता है उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, साथ में पश्चिमी यूरोप, ठीक है। यूरोप का कौन सा भाग आ गया? पश्चिमी भाग जो अमेरिका की साइड में है, तो पश्चिमी यूरोप आ गया, साथ में उत्तरी यूरोप भी आ जाता है इसमें, इसे बोलेंगे उत्तर पश्चिमी यूरोप आ गया इसके अंदर। इसके साथ में यूरेशिया का कुछ भाग, यूरेशिया का कुछ भाग, ठीक है। और दक्षिणी अक्षांशों में, दक्षिणी अक्षांशों में आपके जो भाग है कौन कौन से है? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय भागों में, ठीक है। इन भागों के अंदर ये कृषि मुख्य रूप से की जाती है। तो इस प्रकार ये मिश्रित कृषि की विशेषता हो गई, इसका चित्र हो गया, मानचित्र भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये आप लोगों को समझ में होगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के अंदर जो बची हुई कृषि है उसको अपन पूरा कर लेंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।